नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसईएन एकेडमी में। और आप हैं मेरे साथ, मेरा नाम है सुमित। दोस्तों, यहाँ पर भारत के इंटरनल सिक्योरिटी से जुड़ी हुई एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ डिस्कस करने जा रहे हैं। दरअसल सरकार यहाँ पर सोच रही है, यहाँ पर प्रपोजल आ रहा है कि भाई सरकार की तरफ से कि यहाँ पर आर्मी को कश्मीर से विथड्रॉ कर लिया जाए। आखिर ये पूरा मामला क्या है, और ये भारत की एक सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ मामला है, तो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उसको यहाँ पर हम देखते हैं। कहता है, अगर यहाँ पर बात करें, कहता है जब से 2019 से जम्मू कश्मीर का रीऑर्गेनाइजेशन किया गया है, जम्मू कश्मीर को दोबारा से यहाँ पर एक यूनियन टेरिटरी घोषित जब किया गया था 2019 में, तब से यहाँ पर नॉर्मलसी लाने की कोशिश की जा रही है। हालात यहाँ पर नॉर्मल हो, इसकी कोशिश यहाँ पर की जा रही है। और ऐसे में यहाँ पर इसी पहल के दौरान, यहाँ पर इसी कोशिश के दौरान यहाँ पर ये बात विचार अब यहाँ पर रखा जा रहा है कि यहाँ से कश्मीर के अंदरूनी इलाके से, यानी कि हिंटरलैंड से जो आर्मी की प्रेजेंस है उसको यहाँ से कम किया जाए। ठीक है, अब अगर बात करें आर्मी को अगर हटाया जाएगा जम्मू कश्मीर से, तो क्या ये एक चिंता का विषय नहीं है? क्या वहां पर जो कई बार टेररिस्ट अटैक होते रहते हैं, जो मिलिटेंसी वहां पर होती रहती है इंसर्जेंसी की वजह से, ऐसे में क्या वहां पर जो बाकी लोग हैं, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था वो क्या रहेगी? तो ऐसे में यहाँ पर बताया गया है कि सीआरपीएफ जो है वो यहाँ पर आर्मी की जगह है वहां पर लेगी। सीआरपीएफ उस आर्मी को रिप्लेस करेगी। साथ में सीआरपीएफ जो है काम करेगी किसके साथ? स्टेट पुलिस के साथ सीआरपीएफ काम यहाँ पर करेगी। और लॉ एंड ऑर्डर और काउंटर टेररिज्म के जो ऑपरेशन है, यानी कि आतंकवादी जो अटैक्स हों या फिर लॉ एंड ऑर्डर जो भी है, इन सबको यहाँ पर सीआरपीएफ जो है स्टेट पुलिस के साथ मिलकर पूरे इस मामले को यहाँ पर देखेगी। दोस्तों, भारत का जो सिक्योरिटी सेटअप आपको देखने को मिलेगा वो कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको भारत के अंदर एक तो मिलेगी आर्मी। आर्मी का काम होता है जब वॉर हो, युद्ध की स्थिति में आर्मी का आपको काम देखने को मिलेगा। इसके अलावा भारत की सिक्योरिटी के अंदर इंपॉर्टेंट रोल आपको प्ले करती हुई मिलेंगी सीएपीएफ, यानी कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस। ठीक है, जो सीएपीएफ है यानी कि जो आर्म्ड फोर्सेस है भारत की, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है, जिसके अंदर जैसे आपको बीएसएफ दिखेगी, ठीक है, जो कि पाकिस्तान और इंडिया और बांग्लादेश की बॉर्डर पर सिक्योरिटी देती हुई आपको नजर आएंगी। इसके अलावा आपको आईटीबीपी मिलेगी। ठीक है, आईटीबीपी। उसके अलावा सीआरपीएफ जो है ये भी एक आपको देखने को मिलेगा, एक आर्म्ड फोर्स जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस है, इसी का आपको हिस्सा कौन मिलेगी? सीआरपीएफ। ठीक है, तो यहां पर कहा गया है कि आर्मी की प्रेजेंस को यहां से हटाया जाएगा, क्योंकि आर्मी का जो काम होता है वो देश के अंदर युद्ध की स्थिति जब होती है, वॉर की स्थिति होती है, तब आर्मी का काम होता है। और ऐसे में अगर जम्मू कश्मीर के अंदर आर्मी बनी हुई है तो वो एक नॉर्मल स्टेट हम उसको नहीं कह सकते। तो ऐसे आर्मी को वहां से हटाना होगा। और ऐसे में यहां पर हम क्या करेंगे? सीआरपीएफ को स्टेट पुलिस के साथ वहां पर ऐसी पावर्स देंगे कि वहां पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे। साथ ही में सीआरपीएफ वहां पर काउंटर टेरर ऑपरेशंस भी करे। जो अभी फिलहाल आर्मी की यूनिट्स वहां पर काम करती हैं, वो काम भी सीआरपीएफ को दिया जाएगा। और अगर बात करें, अभी भी आपको देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आर्मी ही वहां पर जम्मू कश्मीर के अंदर आपको काउंटर टेरर ऑपरेशन करती हुई नजर आएगी। सीआरपीएफ भी वहां पर मौजूद अभी भी रहती है। ठीक है, तो सीआरपीएफ वैसे भी मौजूद है, लेकिन आर्मी को हटाकर सिर्फ सीआरपीएफ और पुलिस, जो स्टेट पुलिस है जम्मू कश्मीर की, उनके हाथ में यहाँ पर पावर्स देने की बात की जा रही है। अगर यहाँ पर बात करें, अभी आर्मी की स्ट्रेंथ आपको कितनी दिखती है? अगर पूरे जम्मू कश्मीर की बात करें तो लगभग 1,30,000 के आसपास आपको टोटल आर्मी की स्ट्रेंथ यहाँ पर देखने को मिलती है, जिसमें से आपको 80,000 जो है ये आपको बॉर्डर्स पर डिप्लॉयड देखने को मिलते हैं। तो कुल मिला के यहाँ पर आप कह सकते हैं लगभग 50,000 के आसपास जो आर्मी पर्सनल्स हैं, ये आपको जम्मू कश्मीर के अंदरूनी, यानी कि हिंटरलैंड जो है, जो वैली का एरिया है, वहां पर आपको देखने को मिलते हैं, इंक्लूडिंग वैली का एरिया। अगर यहाँ पर बात करें, आर्मी के एक स्पेशल यूनिट बनाई गई थी 1990 के बाद, जब जम्मू कश्मीर के अंदर इंसर्जेंसी का मामला चालू हुआ, जब जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवाद का मामला देखने को सामने आता है, 1990 के बाद जम्मू कश्मीर के लॉ एंड ऑर्डर को, जम्मू कश्मीर के अंदर बढ़ते हुए आतंकवाद को टैकल करने के लिए आर्मी के अंदर एक स्पेशल यूनिट बनाई गई थी, जिसे कहा गया था राष्ट्रीय राइफल्स। तो राष्ट्रीय राइफल्स दरअसल आर्मी की ही स्पेशल यूनिट है, जो कि जम्मू कश्मीर के अंदर यहाँ पर बनाई गई थी 1990 के बाद। 1990 के बाद ही जम्मू कश्मीर के अंदर आपको मिलिटेंसी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी। और सिर्फ इंटरनल जो मिलिटेंसी है वो तो है, मामला जब यहाँ पर और पेचीदा हो जाता है, जब पाकिस्तान के द्वारा, जब यहाँ पर प्रॉक्सी वॉर की जाती है, पाकिस्तान के द्वारा इन्फिल्ट्रेशन करवाई जाती है, आतंकवादी जो संगठन है उनके आतंकवादी पाकिस्तान में ट्रेनिंग लेते हैं और भारत के अंदर बॉर्डर क्रॉस कर कर इंसर्जेंसी यहाँ पर और बढ़ाते हैं। तो इन सभी चीजों से निपटने के लिए 1990 में राष्ट्रीय राइफल्स को यहाँ पर आर्मी की स्पेशल यूनिट के रूप में बनाया गया था। और राष्ट्रीय राइफल्स में आप देखेंगे जो ऑफिसर्स होते हैं उनकी अलग से भर्ती नहीं होती है, वो आर्मी से ही डेप्यूटेड ऑफिसर्स आपको मिलेंगे, यानी कि आर्मी के ही ऑफिसर्स राष्ट्रीय राइफल के अंदर जाते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर आपको राष्ट्रीय राइफल जो है वो इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी दे प्रोवाइड कराती हुई नजर आएगी। काउंटर टेरर ऑपरेशंस जो है वो राष्ट्रीय राइफल ही आर्मी के रूप में आपको वहां पर नजर आती है। और इनके साथ सीआरपीएफ और स्टेट पुलिस भी, अभी जो ऑपरेशंस होते हैं उनमें आपको सीआरपीएफ, स्टेट पुलिस और राष्ट्रीय राइफल ये आपस में कोऑपरेट करके सारे ऑपरेशंस को अंजाम यहाँ पर देते हैं। अगर बात की जाए आर्मी की, हमने टोटल बात की कि पूरे जम्मू कश्मीर में 1,30,000 के आसपास सैनिक मिलेंगे, जिसके अंदर आपको 80,000 के आसपास बॉर्डर पर मिलते हैं। तो लगभग 45-50 हजार के आसपास आपको जो बाकी आर्मी पर्सनल मिलेंगे वो राष्ट्रीय राइफल के रूप में आपको काउंटर टेरर ऑपरेशन चलाते हुए जम्मू कश्मीर के अंदरूनी इलाके में देखने को मिलेंगे। तो लगभग 80,000 के आसपास आर्मी पर्सनल्स आपको बॉर्डर पे मिलेंगे और लगभग 50,000 या 45,000 के आसपास आपको कश्मीर के इंटरनल एरिया में आपको देखने को मिलेंगे। अगर बात करें यहाँ पर जो बेसिकली कश्मीर के अंदर आपको इंसर्जेंसी देखने को मिलती है, जो आतंकवादी घटनाएं आपको कश्मीर के अंदर देखने को मिलती है, ज्यादातर वो आप देखेंगे ये जो कश्मीर वैली है यहां पर आपको देखने को मिलती है ये सारी इंसर्जेंसी। ठीक है, तो ऐसे में यहां पर आपको इस एरिया में कश्मीर वैली के अंदर आपको हैवी डिप्लॉयमेंट देखने को मिलती है आर्मी पर्सनल्स की, सीआरपीएफ की, और उसके अलावा यहां पर स्टेट पुलिस तो है ही। इसके अलावा जम्मू कश्मीर जो है ये भी जम्मू का ही आपको जम्मू के अंदर देखने को मिलेगा। यहां पर भी आपको बाकी जो मिलिट्री और जो प्रेजेंस है सीआरपीएफ की वो यहां मिल जाएगी, लेकिन बेसिक जो सबसे ज्यादा हैवी डिप्लॉयमेंट आपको मिलती है और जो मिलिटेंसी के मामले आते हैं वो सब यहां पर आपको जम्मू कश्मीर की जो वैली है यहां सर आपको देखने को मिलता है। तो वैली का रीजन जो है ये सेंसिटिव है और यहीं से मिलिट्री प्रेजेंस को कम करने की बात यहां पर की जा रही है। अगर बात करें यहां पर कहता है वही बात जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि आर्मी के साथ आपको सीआरपीएफ भी देखने को मिलती है। और अगर सीआरपीएफ की बात करें जम्मू कश्मीर के अंदर तो आपको देखने को मिलेगा टोटल लगभग 60,000 के आसपास आपको टोटल जम्मू कश्मीर के अंदर सीआरपीएफ के जवान आपको वहां पर देखने को मिलेंगे, जिसमें से लगभग 45,000 आपको वैली के अंदर डिप्लॉयड देखने को मिलते हैं। तो जी हाँ, हम यही बात कर रहे थे, वैली के अंदर पूरे सीआरपीएफ के 60,000 ऑफिसर्स हैं, सोल्जर्स हैं, जो कि जिसमें से 45,000 सिर्फ और सिर्फ आपको इस छोटे से रीजन वैली के अंदर देखने को मिलते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा सेंसिटिव जो है वैली का इलाका है और यहीं पर ज्यादातर टेररिस्ट अटैक और मिलिटेंसी के मामले आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के पुलिस भी आपको लगभग 83,000 पर्सनल्स आपको ये भी देखने को मिलते हैं। जम्मू कश्मीर के जो स्टेट पुलिस है इनके पर्सनल्स भी आपको देखने को मिलते हैं। तो अच्छी खासी जो प्रेजेंस है, लगभग 1,30,000 आपको आर्मी की प्रेजेंस दिखेगी, 60,000 के आसपास सीआरपीएफ है, उसके अलावा 80,000 से ज्यादा आपको स्टेट पुलिस के ऑफिसर्स मिलेंगे। तो जम्मू कश्मीर के अंदर इतना हैविली यहाँ पर डिप्लॉयमेंट होती है, तब जाकर चीजें जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अब बात की जा रही है कि नॉर्मल हो रही है, तो यहाँ पर मिलिट्री की जो आर्मी है उसकी प्रेजेंस को यहाँ पर कम किया जाना चाहिए। ठीक है, और ये सब तो है ही। इसके अलावा सीएपीएफ की जो बाकी अदर फोर्सेज हैं, ठीक है, सीएपीएफ की जो बाकी अदर फोर्सेज हैं जैसे कि बीएसएफ हो गई, आईटीबीपी हो गई, ठीक है, जरूरत पड़ने पर इनको भी यहां पर बुलाया जाता है। जो बाकी जो फोर्सेज है सीएपीएफ की उनको यहां बुलाया जाता है। कमेंट बॉक्स में मुझे आप बताइए कि टोटल कितनी यूनिट्स आपको, यानी कि कितने तरह की फोर्सेज आपको सीएपीएफ के अंडर देखने को मिलती है। 3 मैंने आपको बता दिया, बीएसएफ, आईटीबीपी और सीआरपीएफ। इसके अलावा आप भी बताइए। ठीक है, एक और बता देता हूं, आसाम राइफल्स भी इसी के अंदर आपको देखने को मिलेगी। तो ठीक है, 2 और बताइए, टोटल 6 है, 4 मैंने आपको बता दिए। 2 आप बताइए कि सीएपीएफ के अंदर बाकी और 2 कौन सी फोर्सेज आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो समय पड़ने पर सीएपीएफ की बाकी फोर्सेज की भी यहां पर मदद ली जाती है। इसके अलावा यहां पर अब बेसिकली बात ये सब क्यों की जा रही है कि जो आर्मी की प्रेजेंस है उसको कम किया जाए। दरअसल जो ऑलरेडी हमने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में ये बात कही थी कि 2019 के बाद जो वायलेंस है कश्मीर की वैली में वो घटा है। देखने को मिला है कि यहाँ पर जो टेररिस्ट वायलेंस है, चाहे सिक्योरिटी पर्सनल्स की किलिंग हो या फिर बाकी अटैक्स हो, इसके अंदर लगभग 50% की गिरावट 2019 के बाद देखने को मिली है। तो 2019 के बाद लगभग 50% जो मामले हैं वो उसमें आपको घटते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा जो स्टोन पेल्टिंग है वो ऑलमोस्ट आपको खत्म होती हुई नजर आएगी, यानी जो पत्थरबाजी वगैरह होती थी जो कि काफी ज्यादा, जिसके अंदर मिलिट्री पर्सनल्स के ऊपर, आर्मी पर्सनल्स के ऊपर अटैक किए जाते थे सिविलियंस के द्वारा, उसके अंदर कई बार सिविलियंस भी घायल होते थे। तो ऐसे में ये जो मामले हैं ये यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा कम होते हुए नजर आएंगे। हालांकि आपने देखा होगा पिछले साल भी कई घटनाएं ऐसी आपको जम्मू कश्मीर के अंदर देखने को मिलती है जहां पर जो नॉर्मल सिविलियंस थे उनको टारगेट किया गया था, खासतौर पर उन लोगों को, जैसे कोई व्यापारी है, कोई कुछ बेच रहा है, कोई बैंक पर्सनल है, तो ऐसे लोगों को वहां पर इंडिविजुअल लोगों को भी टारगेट किया गया था पिछले साल। हालांकि ऐसे मामले देखने को मिले थे, लेकिन फिर अब वो हमें दोबारा सुनने को नहीं मिलते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर अभी भी है, तो इसलिए यहाँ लिखा है 50% गिरावट आई है, लेकिन अभी भी ऐसे मामले यहाँ पर होते रहते हैं। ठीक है, चलिए। उसके अलावा अगर बात करें यहाँ पर, अगर मिलिट्री प्रेजेंस को, आर्मी प्रेजेंस को कम किया जाएगा तो ये काम कैसे हो सकता है। तो बताया जा रहा है कि यहाँ से
कुछ फेस्ड मैनर में, स्टेप बाय स्टेप मैनर में यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे कि कुछ डिस्ट्रिक्ट है, जैसे कि अनंतनाग हो गया, कुलगाम हो गया, ऐसे जो डिस्ट्रिक्ट हैं, कुछ एक एक डिस्ट्रिक्ट से आप कुछ फोर्सेस को पहले धीरे धीरे हटाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आप सिचुएशन को असेस करेंगे, काउंटर टेरर जो अटैक्स हैं उनकी सिचुएशन, उनका स्टेटस क्या चल रहा है, लॉ एंड ऑर्डर कैसा है, इन सारी चीजों को आप असेस करेंगे, उनका एग्जामिन करेंगे। उसके बाद आप फर्दर स्टेप यहाँ पर और आगे फिर लेंगे, ठीक है। तो इन सारी चीजों से जो रिजल्ट निकलेगा उसके बाद फर्दर स्टेप्स लेंगे, और ऐसा पहले भी हो चुका है। दरअसल मिड 2000s के अंदर, ठीक है, 2004-2005 के आसपास यहाँ पर बीएसएफ की जो फोर्सेस तैनात थी, ठीक है, बीएसएफ की फोर्सेस जो जम्मू कश्मीर की वैली में तैनात थी, इनको यहाँ से विड्रॉ किया गया है फेज्ड मैनर के अंदर। तो बीएसएफ जो है ये भी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस का ही हिस्सा है, ठीक है, इनको यहाँ पर विड्रॉ किया गया था। उसके अलावा अगर यहाँ पर बात करें, राष्ट्रीय राइफल को की संख्या कम करने की ऑलरेडी यहाँ पर बात हो रही है, और ऑलरेडी हम देख चुके हैं राष्ट्रीय राइफल आर्मी की एक यूनिट है, 1990 में स्पेशली यहाँ पर जम्मू कश्मीर में इंसर्जेंसी को कंट्रोल करने के लिए सेटअप यहाँ पर की गई थी। और राष्ट्रीय राइफल यानी कि मिलिट्री को ही, अगर आप आर्मी को संख्या घटाना चाहते हैं तो राष्ट्रीय राइफल जो वहाँ पर स्पेशली मौजूद है, आपको राष्ट्रीय राइफल की जो संख्या है वो वहाँ पर आपको घटानी होगी। और ये सारा मामला क्यों आपको सामने देखने को मिलता है? दरअसल अभी जो हमारे होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, इनकी स्टेटमेंट आई थी कि जम्मू कश्मीर से सरकार सोच रही है कि जो आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट जो है इसको यहां से सरकार हटा सकती है, और जम्मू कश्मीर के अंदर से ये एक बड़ा कानून जो है, जम्मू कश्मीर के लोगों की तरफ से, जम्मू कश्मीर के लोगों को काफी शिकायत रहती है इस कानून की वजह से, कई बार ह्यूमन राइट वायलेशन के भी मुद्दे इस कानून की वजह से देखने को मिले हैं। तो ऐसे में यहाँ पर ये जो कानून है एक थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल रहा है जम्मू कश्मीर की जहां तक बात है, और बाकी जो बाकी स्टेट्स जहां पर भी ये कानून लगा है, ऐसे में इस कानून को हटाने की बात यहाँ पर की जा रही है, ताकि नॉर्मल सी जो है जम्मू कश्मीर के अंदर वो सिर्फ कहने की बातों बातों में ना हो, नॉर्मल सी ग्राउंड पर भी दिखनी चाहिए। और यहां से अगर आप अफवाह हटाते हैं, यानी कि आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को हटाते हैं और मिलिट्री की प्रेजेंस को कम करते हैं, तो ग्राउंड पर आपको नॉर्मल सी दिखेगी भी, ठीक है। सिर्फ आप बातों में ही नॉर्मल सी की बात नहीं कर सकते, अगर कश्मीर में नॉर्मल सी है तो फिर वो वहां पर दिखनी भी चाहिए। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए जो सरकार है, यानी कि होम मिनिस्टर जो कह रहे हैं, वो इसी बात को ध्यान में रख के कहते हैं कि अफवाह को यहां से हटाया जा सकता है, ठीक है। और यहां पर आपको पता होना चाहिए कि ये आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट आखिर है क्या। दरअसल ये एक ऐसा कानून है जो कि 1958 के अंदर पहली बार आजाद भारत के अंदर लाया गया था। उससे पहले ये जो कानून है ये काफी ज्यादा पावर्स देता है मिलिट्री को, मिलिट्री पर्सनल्स को काफी पावर्स देता है। जैसे कि अगर बात करें आर्मी के ऑफिसर्स को बहुत पावर देता है, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज यानी कि सीएपीएफ के जो फोर्सेज हैं जैसे कि सीआरपीएफ, बीएसएफ, इनको भी बहुत पावर देता है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए कड़े कदम उठा सकें, जैसे कि एनकाउंटर करना, जैसे कि बिना वारंट के आप कहीं पे भी जाकर तलाशी ले सकते हैं, किसी को गिरफ्तार कर सकते हैं, ऐसे पावर यहां पर देता है ये कानून। और ऐसा कानून क्विट इंडिया मूवमेंट को, अंग्रेजों ने जब क्विट इंडिया मूवमेंट को कंट्रोल करना था तो ऐसा कानून उन्होंने इंप्लीमेंट किया था। उसके बाद आजाद भारत में 1958 के अंदर ये कानून इंप्लीमेंट किया गया, जब नागा इंसर्जेंसी आपको भारत के अंदर देखने को मिलती है। तो नागा इंसर्जेंसी को नॉर्थ ईस्ट में कंट्रोल करने के लिए कानून यहाँ पर इंप्लीमेंट किया गया था, आर्म्ड फोर्सेज असम एंड मणिपुर स्पेशल पावर एक्ट 1958 के रूप में, ठीक है। और यहाँ पर किसी भी एरिया को डिस्टर्ब्ड अगर घोषित कर दिया जाता है, ठीक है, किसी भी एरिया को डिस्टर्ब्ड अगर घोषित कर दिया जाता है तो उस एरिया के अंदर जो मिलिट्री की प्रेजेंस है, मिलिट्री जो है उनको वहां पर, यानी कि आर्मी और उसके ऑफिसर, उनको यहाँ पर ऐसी पावर्स मिल जाती हैं कि वो एनकाउंटर भी कर सकते हैं, किसी को गिरफ्तार कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कहीं किसी भी जगह की तलाशी ले सकते हैं, वो भी बिना वारंट के, ठीक है। तो अगर यहाँ पर किसी एरिया को अनडिस्टर्ब्ड घोषित कर दिया जाता है, ठीक है, डिस्टर्ब्ड घोषित कर दिया जाता है, तो यहाँ पर ये सारी पावर्स आर्म्ड फोर्सेस के जो ऑफिसर्स हैं उनको मिल जाती है। इसी वजह से कहा जाता है कि कई बार इस कानून की वजह से मिलिट्री पर्सनल जो है अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल करते हैं, और कई बार फेक एनकाउंटर जैसे मामले सामने आए हैं, और ह्यूमन राइट वायलेशन के जो मुद्दे हैं वो उठते रहते हैं इस कानून की वजह से। तो यहाँ पर अगर बात करें डिस्टर्ब्ड एरिया जो घोषित किया जाता है, आखिर किसी एरिया को डिस्टर्ब घोषित करके वहां पर आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट लगाने की जो ताकत किसके पास है, स्टेट के पास है या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है? तो पहले ये पावर जो है स्टेट के पास हुआ करती थी, लेकिन 1972 के अंदर कानून में बदलाव किया जाता है और स्टेट के साथ साथ सेंटर को भी ये पावर दे दी गई कि सेंटर किसी एरिया को डिस्टर्ब घोषित कर दे तो वहां पर आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट वहां पर लगाया जा सकता है, और मिलिट्री पर्सनल्स को इतनी हाई पावर दी जा सकती है ताकि वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर सके। और अगर यहाँ पर अभी करंट स्टेटस की बात करें तो करंट स्टेटस यहाँ पर आपको देखने को कुछ इस तरह से मिलता है कि अभी जम्मू कश्मीर के अंदर आपको ये कानून एक्टिव मिलेगा, नागालैंड में मिलेगा, आसाम में मिलेगा, अरुणाचल प्रदेश में मिलेगा, और मणिपुर के अंदर आपको
ये ऐसा नहीं है कि पूरे ही राज्य के अंदर लगा होता है, जी नहीं। अगर नागालैंड लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं पूरे नागालैंड में आपको आर्म फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट मिलेगा। नागालैंड के कुछ हिस्सों में आपको मिलेगा, जैसे जिस एरिया को डिस्टर्ब घोषित किया गया होगा। तो अगर यहाँ पर बात करें, कहता है कि अभी 2023 की न्यूज़ यहाँ पर देख सकते हैं, लगभग सितंबर की न्यूज़ है। यहाँ पर नागालैंड के कुछ एरिया के अंदर जो अफ्पा है उसको एक्सटेंड भी किया गया है। हालांकि ओवरऑल जो एरिया है डिस्टर्ब्ड एरिया अंडर अफ्पा, वो यहाँ पर काफ़ी हद तक रिड्यूस हुआ है, लेकिन फिर भी नागालैंड के अंदर इस कानून को कुछ एरिया में एक्सटेंड यहाँ पर किया गया है। प्रेजेंस अभी फिलहाल आपको मिलेगी, पेपर के लिए याद रखेंगे, पेपर में पूछ सकता है कि अभी प्रेजेंटली कौन कौन से राज्यों में आपको आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट एक्टिव देखने को मिलता है, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर है, नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश है और मणिपुर के अंदर आपको करंट स्टेटस इसका एक्टिव देखने को मिलता है। अब जब इस कानून के ऊपर इतनी ज्यादा चर्चाएं रही, इस कानून के ऊपर इतने ज्यादा कई बार सवाल खड़े होते हैं ह्यूमन राइट वायलेशंस को लेकर जहां तक बात है, तो ऐसे में इस कानून को सेंसिटिव तरीके से इंप्लीमेंट करने की बात उठती है। तो कई बार रिकमेंडेशंस इस कानून के ऊपर दी गई है, इस कानून को रिव्यू किया गया है। तो 2004 के अंदर यहाँ पर बीपी जीवन रेड्डी कमेटी जो है उसने इस कानून को एनालाइज करा और ये कहा कि इस कानून को रिपील कर देना चाहिए, ठीक है। 5 मेंबर कमेटी थी और यहाँ पर इन्होंने रिकमेंड किया कि अफ्पा को कानून को रद्द कर देना चाहिए, रिपील कर देना चाहिए। साथ में यहाँ पर पावर्स जो है, ये सारी पावर जो है इंसर्जेंसी को कंट्रोल करने की, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की, ये पावर आपको ऐड करनी चाहिए किसके अंदर, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 के कानून को अमेंड करके ऐसे प्रोविजन यहाँ पर ऐड करिए कि इस कानून के तहत आप ये सारी चीजें कर सकें कि लॉ एंड ऑर्डर आप मेंटेन कर सकें। कुल मिला के अफ्पा को रिपील करने की बात यहाँ पर बीपी रेड्डी कमेटी ने यहाँ पर दी। उसके अलावा सेकंड एआरसी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन जो आपको बनता हुआ नजर आता है, इस कमेटी ने भी, इस कमीशन ने भी यहाँ पर आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को रिपील करने की बात कही है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या कहता है, कहता है 1998 की आपको जजमेंट देखने को मिलेगी जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने जो वैलिडिटी है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, उसको अपहोल्ड यहां पर करा है। तो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड बताया है आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को, अनलाइक बाकी जो कमिटीज ने रिकमेंडेशन दी है, सुप्रीम कोर्ट यहां पर अलग स्टैंड लेता है और कानून को वैलिड कहता है। लेकिन यहां पर कुछ गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट जारी करता है कि किस तरह से इस कानून को आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे आप अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो सुओ मोटो डिसीजन ले सकती है, यानी कि खुद से किसी एरिया को डिस्टर्ब घोषित कर सकती है, लेकिन वहां पर स्टेट गवर्नमेंट का आपको कंसल्ट करना होगा। ऐसा नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी स्टेट में किसी भी एरिया को अपनी मर्जी से डिस्टर्ब घोषित करके वहां पर इस कानून को थोप दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट की आपको यहाँ पर परमिशन लेनी चाहिए, कंसल्ट उसको करना चाहिए। कंसल्ट करने की बात कही है, कंसेंट की बात नहीं की, इस चीज को याद रखेंगे। कंसल्ट करना चाहिए यानी कि राय मशवरा वहां पर करना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट से। तो यहाँ पर क्योंकि ये मामला भी उठाया जाता है कि यहाँ पर राज्यों की सलाह लिए बिना सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कानून को इंप्लीमेंट कर देती है, तो फेडरलिज्म की बात यहाँ पर आ जाती है कि फेडरलिज्म को इससे नुकसान होता है। तो यहाँ पर स्टेट का भी रोल होना चाहिए, सेंटर अगर यहाँ पर किसी एरिया को डिस्टर्ब करती है, घोषित करती है तो। इसके अलावा यहाँ पर जब आप इस कानून को इंप्लीमेंट कहीं पर कर दें तो 6 महीने बाद आपको उसका रिव्यू करना चाहिए, ठीक है। एक बार लगने के बाद ऐसा नहीं है, अनलिमिटेड समय तक चल रहा है, तो पीरियोडिक रिव्यू यहाँ पर जरूरी है। उसके अलावा यहाँ पर कहा गया है कि जो ऑफिसर्स हैं जिनको पावर मिलती है, बहुत ज्यादा पावर इस कानून के तहत मिल जाती है, ऐसे ऑफिसर्स को, ठीक है, यहाँ पर उनके पास पावर है, लेकिन ये उनको कोशिश करनी चाहिए कि अपनी पावर्स का जो इस्तेमाल जब करें तो मिनिमम फोर्स का वहां पर इस्तेमाल करें, मिनिमम नेसेसरी फोर्स का इस्तेमाल किया जाए कानून को इंप्लीमेंट करते वक्त डिस्टर्ब्ड एरिया के अंदर। तो ये सारी बातें हैं दोस्तों इस कानून, जिससे हमने यहाँ पर अफ्पा को भी जाना और जम्मू कश्मीर का जो पूरा मामला है इसको भी यहाँ पर हमने देखा। दोस्तों अगर आप में से कोई भी दोस्त ये सोच रहा है या आपका जानकारी में कोई भी दोस्त ये सोचता है कि यूपीएससी की तैयारी कैसे करें, समझ नहीं आ रहा, कहाँ से शुरू करें, तो ऐसे दोस्तों के लिए, और साथ में कॉम्प्रीहेंसिव बैचेस जो कोर्सेज हैं बड़े महंगे लगते हैं, तो ऐसे में एक बहुत अफोर्डेबल कोर्स यहाँ पर लॉन्च किया गया है। सिर्फ 2999 में ये कोर्स आपको देखने को मिलेगा। लगभग 3000 रुपए का कोर्स है, बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है ताकि सब लोग इसको अफोर्ड कर पाए, डिसीजन अपना ले पाए प्रिपरेशन को शुरू करने का। और यहाँ पर एनसीईआरटी बैच लॉन्च किया गया है, एनसीईआरटी बैच लॉन्च किया गया है और इस बैच में आपको एनसीईआरटीज कवर करवाई जाएंगी और एनसीईआरटीज आपकी उस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करता है कि तैयारी शुरू कैसे करनी है। तो एनसीईआरटी से करनी है क्योंकि एनसीईआरटीज आपको देखने को मिलेगा कोर सब्जेक्ट्स में लिखी गई किताबें हैं और यूपीएससी के कोर सब्जेक्ट्स हैं हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी। अगर आप इन सब्जेक्ट्स में कमांड बनाते हैं तो एनसीईआरटी अगर आप पढ़ते हैं कि आपकी कमांड इन सब्जेक्ट्स में बनेगी और पेपर में आपका जो कई अटेम्प्ट्स जो हैं वो आपके बच सकते हैं। यहाँ पर 6ठी से 12वीं तक की सभी एनसीईआरटीज कवर करवाई जाती हैं। मेरे साथ आप हिस्ट्री यहाँ पर कवर करते हैं, बाकी जो एजुकेटर्स हैं वो भी आपको पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी की एनसीईआरटी कवर करवा रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप हिस्ट्री करते हैं तो प्रीलिम्स और मेंस के पर्सपेक्टिव को हम ध्यान में रखते हैं, साथ में एथिक्स और एसए के एग्जांपल्स भी हम हिस्ट्री से कलेक्ट करते हुए चलते हैं। तो एक होलिस्टिक तैयारी हम यहाँ पर करते हैं।
इसके अलावा आपको कोड लगाना होगा SMK लाइव अगर आप इस कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं सिर्फ 2999 में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां पर जाकर एनरोल कर सकते हैं। कोड आपको लगाना होगा SMK लाइव। इसके अलावा होली स्पेशल ऑफर यहाँ पर अभी वैलिड है, 28 मार्च को ये एंड होना है। ये जो आज का यानी कि आज ये ऑफर अवेलेबल है। यहाँ पर आप देखते हैं कि आपको GS के, ऑप्शनल के और CSAT के कॉम्बो आपको मिलता है, जो कि आपको लगभग 1800 रुपये पर मंथ पड़ता है। और साथ में अगर आप मेंटोरशिप लेना चाहेंगे तो आपको सिर्फ 2300 रुपये के आसपास ये पूरा कोर्स पड़ता है तो पर मंथ, और आप इस कोर्स को यहाँ पर एनरोल कर सकते हैं। कोड लगाना होगा SMK लाइव। और अभी जो ये कोर्सेज हैं इनमें आपको 50% डिस्काउंट देखने को मिलता है 6 महीने का। ये कौन से कोर्सेज हैं? 2025 की जो भी तैयारी कर रहे हैं, 2025 के बैच, उनमें ये आपको देखने को मिलेगा। ऑफर अभी वैलिड है, ठीक है। 2025 की तैयारी करने वाले दोस्त आप ये ऑफर देख सकते हैं, 50% आपको डिस्काउंट मिलता है, ठीक है। साथ में 6 महीने तक आपका कोर्स वैलिड आपका रहेगा, चाहे बाइलिंगुअल कोर्स हो या फिर इंग्लिश मीडियम, दोनों पे ही आपको 50% डिस्काउंट मिलता है। बस आपको कोड लगाना होगा SMK लाइव, ठीक है। आपको कोड लगाना होगा SMK लाइव। और यहाँ पर आप देखेंगे 2026 की भी तैयारी के लिए बैच लॉन्च कर दिया गया है। सभी टॉप एजुकेटर्स यहाँ पर आपको 2026 की तैयारी कराते हैं, बिल्कुल जीरो से, फाउंडेशन से। 1-on-1 मेंटोरशिप मिलती है, कंप्रीहेंसिव स्टडी मटेरियल आपको मिलता है। कोड लगाना होगा SMK लाइव। उसके अलावा सिंगल सब्सक्रिप्शन से मल्टीपल ऑप्शनल्स को चूज करने का आपको मौका मिलता है, ताकि आप अपना बेस्ट ऑप्शनल चूज कर पाएं। कोड लेकिन आपको लगाना होगा SMK लाइव। साथ ही में यहाँ पर दोस्तों एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, 31 मार्च को यहाँ पर ऑल इंडिया टेस्ट होने वाला है, मॉक टेस्ट प्रीलिम्स के लिए। और ये आपको 2024 के प्रीलिम्स के लिए तैयार करेगा, आपको एक रियलिटी चेक देगा। इसके अंदर आप अपनी ऑल इंडिया रैंक जो है उसको देख सकते हैं, अपने आप को असेस कर सकते हैं। और एग्जाम टाइमिंग जो रहेगी आप देखेंगे, सुबह 9:30 बजे GS का पेपर होगा और 12:30 बजे के आसपास CSAT का पेपर आपको देखने को मिलता है। बिल्कुल जैसे एग्जाम होता है उसी फॉर्मेट में इसको कंडक्ट करवाया जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, अपने आप को चेक कर सकते हैं। कोड आपको लगाना होगा SMK लाइव अगर आप इसमें एनरोल करना चाहते हैं, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों ये था पूरा मामला। और आई थिंक वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे। अपना ख्याल रखेंगे, पढ़ते रहेंगे दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।